आज कंपनी चैप्टर से इशू ऑफ शेयर चैप्टर के कुछ पॉइंट हैं जिसे डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर की जर्नल एंट्री सीख चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि कंपनी अपने शेयर को सबसे पहले इशू करती है। बोलिए, इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को बेचती है। किसको बेचती है? पब्लिक को। तो कंपनी जब अपने शेयर को इशू करती है तो उस टाइम शेयर की जो भी वैल्यू होती है कंपनी पूरा पैसा एक बार भी मांग लेती है और कभी कभी उसे थोड़ा थोड़ा करके भी मांगती है। जैसे कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल पे। इसकी जर्नल एंट्री करना आप लोग सीखे हैं कि एप्लीकेशन पे कंपनी पैसा मांगती है तो क्या एंट्री पास करती है, अलॉटमेंट पे मांगती है तो क्या एंट्री पास करती है और कॉल पे मांगती है तो क्या एंट्री पास करती है। जब कंपनी पैसा मांगती है तो उसी बीच में ही कुछ शेयर होल्डर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। मतलब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, रीजन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है, बस कोई भी शेयर होल्डर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस केस में कंपनी उसी शेयर होल्डर को, सिर्फ उसी शेयर होल्डर का शेयर क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। तो अगला पॉइंट बन जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये बात क्लियर हुआ? ये फॉरफीचर ऑफ शेयर कब बनेगा? जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए। एप्लीकेशन पे कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि कंपनी जब अपने शेयर को ऑफ़र करती है पब्लिक के लिए तो पब्लिक सबसे पहले एप्लीकेशन ही देता है, उसके बाद उसको शेयर मिलता है कंपनी का। तो एप्लीकेशन पे डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। जब भी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करेगा अलॉटमेंट और कॉल से करेगा, है ना। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जान तो गए आप कि कब होता है, लेकिन इसकी भी एंट्री आपको आना चाहिए कि कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो पहले स्टेप पे कंपनी शेयर को इशू करती है, दूसरे स्टेप पे कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है। अब अगर हम आपसे पूछे कि शेयर को कंपनी कब फॉरफिट कर लेती है तो क्या आंसर होगा? तो कंपनी शेयर को तभी फॉरफिट करेगी जब कोई भी शेयर होल्डर शेयर पर पेमेंट ना कर पाया हो। यह बात याद रखिएगा, कोई भी शेयर होल्डर अगर शेयर्स का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कंपनी क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेती है। तो क्या जब्त कर लेती है? शेयर। शेयर नहीं जब्त करती है, उसके द्वारा दिए हुए पैसे को जब्त कर लेती है और जो उसको शेयर अलॉट किए गए थे वहाँ से उसका नाम काट दिया जाता है। मतलब उसके नाम से जितने शेयर अलॉट हुए थे वो शेयर उसके नाम से काट दिए जाते हैं। तो फॉरफीचर हो गया। अब कंपनी जब शेयर फॉरफिट कर लेती है तो फॉरफिट करने के बाद अपने वही शेयर किसी दूसरे पर्सन को फिर से बेचेगी कि नहीं बेचेगी? तो दूसरे पर्सन को जब बेचती है तो उसी को बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये 3 स्टेप से कंपनी अपने शेयर से रिलेटेड एंट्री को पास करती है और इसी से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या होगा कि कंपनी पहले शेयर को इशू करेगी, इशू करने पे शेयर की जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के रूप में पैसा मांगा जाएगा। फिर देखा जाएगा किस किस शेयर पे अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट नहीं हो पाया तो फिर उन्हीं शेयर को कंपनी फॉरफिट कर लेगी और फॉरफिट करने के कुछ समय के बाद उसी शेयर को कंपनी क्या कर देगी? री इशू कर देगी और फिर नीचे बोलेगा नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करिए। ये बात क्लियर हो गया? तो आप लोगों को इशू करने से रिलेटेड जर्नल एंट्री बताया जा चुका है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज
जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि अगर शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे, और शेयर को री इशू किया जा रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इसके भी बारे में है आपके पास, लेकिन आज इसके ऊपर और डिटेल डिस्कस करेंगे। शेयर को फॉरफिट जब भी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं वो शेयर जब इशू किया गया था, क्या देखना होगा कि शेयर जब फॉरफिट किया जा रहा है तो वह शेयर जब इशू किया गया था, क्या किया गया था, इशू जब किया गया था तो इशू करते टाइम क्या उस शेयर को एट पार पे किया गया था या एट प्रीमियम पे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। मना कर खाइए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एट पार पे शेयर को इशू किया गया या एट प्रीमियम पे शेयर को इशू किया गया। बिना उसको ध्यान दिए अगर आप फॉरफीचर की एंट्री करने जाएंगे तो 100% आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो आपको देखना है कि क्या एट पार पे था। अगर शेयर एट पार पे इशू हुआ है, शेयर किस पे इशू हुआ हो, एट पार पे, और आप फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर को, तो क्या एंट्री पास करेंगे। उसके लिए आपको एंट्री बता देते हैं। सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये शेयर कैपिटल क्यों डेबिट हो जाता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि जैसे ही आप शेयर को फॉरफिट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जितने शेयर को फॉरफिट करते हैं उतने शेयर के प्रति कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाती है, और लायबिलिटी डेबिट साइड से ख़त्म होता है, इसलिए कैपिटल को डेबिट करके ख़त्म कर देते हैं। अब शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उतने शेयर को यहाँ रखिए, इनटू कर दीजिए उस शेयर पे जितना पैसा मांगा गया हो, मीन्स कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, तो कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जैसे शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, कंपनी ने कहा हम 3 रुपया एप्लीकेशन पे लेंगे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे लेंगे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे लेंगे और 2 रुपया फाइनल कॉल पे लेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने 10 रुपये को डिसाइड कर दिया कि उस 10 रुपये को लेना कैसे है। फिर उसी क्वेश्चन में बोला कि कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो फाइनल कॉल नहीं मांगा तो कितना रुपया नहीं मांगा, 2 रुपया नहीं मांगा। तो कंपनी ने 10 रुपये में से अगर 2 रुपया नहीं मांगा तो फिर मांगा कितना, 8 रुपया मांगा, वही 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हो गया। मतलब जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर्स पे कंपनी पब्लिक से जितना पैसा मांग चुकी है वही कॉल्ड अप वैल्यू कहलाता है। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉल्ड अप वैल्यू से, तो जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद क्या करना है, 2 लगाना है और फिर वो नाम लिखने हैं जिसका पेमेंट करने में शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब जिसका पेमेंट शेयर होल्डर नहीं कर पाया। सपोज दैट शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। सेकंड कॉल तो अभी आपको बताया कि मांगा ही नहीं गया। तो फिर अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का नाम लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट का नाम लिखेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। अब बात आता है कि इसके सामने अमाउंट क्या लिखा जाएगा, तो उसके सामने अमाउंट लिखने के लिए नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू रेट या अमाउंट, रेट ही रखिए, रेट ऑफ, यहाँ अलॉटमेंट लिखे हैं तो अलॉटमेंट का जितना भी रेट होगा 2 रुपया 3 रुपया जो भी होगा उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा यहाँ अमाउंट रख देंगे।
ऐसे ही इसके लिए भी लिख लेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल। जो भी फर्स्ट कॉल का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। फिर जितना पैसा आपने मांगा था उसमें से जितना पैसा नहीं मिल पाया उसको क्या कर दीजिए, माइनस। जैसे कंपनी ने 2000 रुपया मांगा, कंपनी को 700 रुपया अलॉटमेंट पे नहीं मिला, 500 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। सोचिए 2000 रुपीज़ कंपनी ने मांगा है, 700 कहाँ नहीं पाया, 500 कहाँ नहीं पाया, तो कितना नहीं पाया, 1200 रुपया कंपनी को नहीं मिल पाया। 2000 रुपये में से अगर कंपनी को 1200 रुपया नहीं मिल पाया तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को 800 रुपया मिला था कि नहीं? बोलिए। कंपनी ने 2000 मांगा, जिसमें से कंपनी ने 700 रुपया कहाँ नहीं पाई, अलॉटमेंट पे, 500 कहाँ नहीं मिला, तो टोटल कितना नहीं मिला, 1200 नहीं मिला। 2000 में से 1200 नहीं मिला तो 800 रुपया क्या हुआ, मिला। और कंपनी को जो पैसा मिला रहता है वही कंपनी फॉरफिट करती है, तो वही 800 रुपया यहाँ लिख लेंगे और उसके सामने लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर हो गया? बोलिए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसके सामने का अमाउंट कितना हो जाएगा, 800। ये क्लियर हो गया? ये एंट्री कब पास करना है, जब शेयर को इशू किया गया हो किस पे, और कुछ शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर गए हों और उनका शेयर क्या कर लिया गया हो, फॉरफिट। तो इस तरीके से एंट्री पास किया जाए। दूसरा केस, शेयर को एट पार पे ना इशू करके कैसे किया गया हो, एट प्रीमियम पे इशू किया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलिए। अगर एट प्रीमियम पे इशू किया है तो उसमें भी दो केस देखना पड़ेगा। अगर एट प्रीमियम पे भी इशू किया है तो उसमें कितने केस देखने होंगे, दो। वो दोनों केस क्या बनेंगे, एक केस तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर पे जितना रुपया प्रीमियम था वो मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। दो ही बात हो सकती है। शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो हो सकता है जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर्स का प्रीमियम वाला पैसा मिल गया हो, और हो सकता है उस शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। तो दोनों ही केस में अलग अलग एंट्री पास होती है। अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड है तो कुछ अलग एंट्री पास होगी, और अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो कुछ अलग एंट्री पास होगी। जैसे अगर रिसीव है, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड है, तो उस केस में सेम यही एंट्री पास करेंगे जो एट पार का होता है। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो एंट्री पास एट पार पे करते हैं वही एंट्री सेम पास आपका एट प्रीमियम के भी केस में हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका हो। ये बात क्लियर हो गया? दूसरा, हो सकता है प्रीमियम का पैसा न रिसीव हुआ हो सकता है प्रीमियम का पैसा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट रिसीव। अगर अमाउंट प्रीमियम वाला रिसीव नहीं हुआ तब क्या एंट्री पास करेंगे, तो उस केस में जिस शेयर पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला उसको जब आप फॉरफिट करने लगेंगे तो ये वाली एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा कि जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर पे जितना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट बनता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जितना भी अमाउंट बनता है उतने से ही डेबिट कर देते हैं। उतने से क्या कर देते हैं, डेबिट। तो फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसकी एंट्री अभी हम पास करके दिखाते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि शेयर को अगर फॉरफिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्या शेयर को एट पार पे इशू किया है या फिर एट प्रीमियम पे। एट पार पे किया है तो ये एंट्री पास किया जाएगा।
अगर एट प्रीमियम पे इशू किया है तो फिर आपको वहाँ भी दो केस देखना होगा कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है कि अगर रिसीव हुआ है तो सेम यही एंट्री रिपीट होता है, कोई चेंजिंग नहीं है। और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हो पाया है तो उसकी दूसरी एंट्री पास होती है, तो वो एंट्री अभी बताते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस ख़त्म हो चुका है, फिर बताते हैं। अब देखिए, अगर शेयर को एट प्रीमियम पे इशू किया गया है और प्रीमियम का पैसा नहीं मिल पाया तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? तब शेयर कैपिटल को जैसे डेबिट करते हैं वैसे ही डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिखने के लिए वही जो अभी बताएं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे। बस चेंजिंग क्या आ जाएगी एंट्री में कि शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर देना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर देना है। और इसके सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे? तो वहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी रेट होगा, 2 रुपया 3 रुपया जो भी होगा, उसी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 2 लगाएंगे। जिसका जिसका पैसा नहीं मिल पाता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल पाया तो 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का नहीं मिल पाया 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही आप लिख लेंगे और उसके बाद डिफरेंस अमाउंट निकाल करके लिख देंगे 2 शेयर, क्या लिख देंगे? फॉरफीचर। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चेंजिंग क्या आपको मिला? सिर्फ और सिर्फ ध्यान में इतना ही रखना है कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया और प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ तो जितना नहीं रिसीव हुआ उसी से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को रिवर्स कर देना है, बाकी एंट्री सेम है। कोई चेंजिंग? अब आप एक चीज़ ये बताइए कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो फॉरफिट की एंट्री पास करते समय आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे जो अमाउंट लिखा गया था उसको मैंने बोला था कि मांगा गया पैसा है, मांगा गया पैसा है या रुपया है ना। और क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट लिखे गए हैं उसको हम बोलते हैं न मिली हुई राशि, यही ना। जो जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जितना पैसा मांगा गया उसमें से जितना नहीं मिल पाता है उसको माइनस कर देते हैं, तो कितना मिला इसके सामने आ जाता है कि नहीं? बोलिए, मिला हुआ पैसा डिफरेंस से यहीं आता है कि नहीं है? अगर कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया और शेयर फॉरफीचर के सामने जो भी पैसा दिखाई दे रहा है उसको हम बोले कि ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो क्या कुछ गलत है? अगर हम बोलें कि ये कंपनी के लिए क्या है? फ़ायदा है, तो कुछ गलत है क्या? ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 1 नंबर वाला का क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन का दे रहे हों चाहे किसी का पेपर दे रहे हों, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेयर्स के फॉरफिट करने पे जो भी पैसा फॉरफीचर में आता है वो हमारा प्रॉफिट तो होता है, लेकिन कौन सी प्रॉफिट होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट कि कैपिटल प्रॉफिट? तो इसको हम कौन सी प्रॉफिट बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल प्रॉफिट होता है? क्योंकि एक शेयर को आप फॉरफिट एक ही बार तो करेंगे कि बार बार करेंगे? एक ही बार तो करेंगे। शेयर फॉरफिट अगर एक बार होगा तो उस पर फ़ायदा भी एक ही बार होगा, और जिसका नेचर रिकरिंग ना हो, रिपीट ना हो, वो हमारा कैपिटल बनता है। क्लियर हो गया?
तो कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ये माइंड पे इसलिए आपको रखना है क्योंकि अभी जब री इशू की एंट्री पढ़ाने लगेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को जब इशू करती है, क्या करती है, इशू करती है, तो इशू करते समय वो एट पार पे कर सकती है, एट प्रीमियम पे कर सकती है, लेकिन एट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, एट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ये कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविज़न ला दिया गया, उसके पहले होता था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 से ये प्रोविज़न ला दिया गया कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू तो करेगी तो सिर्फ किस पे, या एट प्रीमियम। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन जब कंपनी री इशू करने लगती है, इशू के टाइम सिर्फ किस पे था, एट पार और एट, लेकिन जब री इशू होने लगता है तो एट पार पे भी होता है, एट प्रीमियम पे भी होता है और एट डिस्काउंट पे भी होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, है ना, एट डिस्काउंट पे भी री इशू होता है। ये भी एमसीक्यू का एक क्वेश्चन वाला बन सकता है। क्या शेयर्स को री इशू करते समय एट डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं? अंशों का निर्गमन क्या छूट पर या कटौती पर किया जाता है? तो आंसर होगा हाँ, लेकिन एक शर्त लगा करके। शर्त क्या है कि छूट पर हम निर्गमित तो कर सकते हैं, लेकिन छूट जो होगा वो हमारा छूट फॉर फ्यूचर के टाइम जो हमें फ़ायदा होता है, फॉर फ्यूचर के टाइम जो हमें प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट के बराबर, इस प्रॉफिट से बराबर या कम, लेस देन, दिख रहा है इधर, तो लेस देन प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। शेयर को फॉरफिट करते समय जो भी फायदा हुआ है उस फायदे से कम, मतलब अगर 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो आप डिस्काउंट 700 रुपये तक दे सकते हैं, 600 रुपये तक दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 400, 200, 300, 100, 50, 2 रुपये, 3 रुपये, कुछ भी कर लीजिए। 700 रुपये मतलब 800 रुपये से नीचे तक आप कर सकते हैं, या फिर अप टू 800, या फिर अप टू 800 रुपीज़, 800 मतलब जितने रुपए का फ़ायदा फॉर फ्यूचर पे हुआ है उतने रुपए तक डिस्काउंट पे हम शेयर को री इशू कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 900 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकते, 801 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दे सकते, 800 रुपये तक का दे सकते हैं। तो री इशू करते समय शेयर को हम डिस्काउंट पर तो री इशू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि डिस्काउंट उतना ही रुपए तक दिया जाएगा जितना कि फॉर फ्यूचर के टाइम प्रॉफिट हुआ हो। ये बात क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? इसको नोट करेंगे? करेंगे तो कर लीजिए। री फॉर फ्यूचर करते समय एट प्रीमियम पे और अमाउंट ना रिसीव हुआ हो तो क्या एंट्री पास किया जाएगा उसे आप नोट कर लेंगे। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, वो है री इशू ऑफ शेयर। अगर आपका री इशू वाली एंट्री गलत होती है तो री इशू के साथ साथ एक ट्रांसफ़र की एंट्री सटी होती है, फिर आपकी ट्रांसफ़र वाली भी एंट्री गलत हो जाएगी। तो इसलिए री इशू की एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि री इशू के साथ एक और एंट्री है ट्रांसफ़र। तो री इशू गलत हुआ तो ट्रांसफ़र भी गलत हुआ, मतलब आपका 2 नंबर कट जाएगा अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है तो। और री इशू में थोड़ा सा टेक्निकल एंट्री पास करना भी पड़ता है, इधर से सिंपल एंट्री उधर नहीं है, तो थोड़ा सा टफ है, इसलिए उसको देखते हैं, क्योंकि री इशू में बहुत सारे खेल किए जाते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर री इशू वाली एंट्री बताते हैं। चलिए, नोट हो गया। आगे अब देखते हैं री इशू वाली एंट्री को।
तो री इशू वाली एंट्री थोड़ा बहुत सीखे हैं इसके पहले कि नहीं? बोलिए, थोड़ा बहुत सीखे हैं? तो बताइए, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताए कि शेयर को री इशू करते समय हम एट पार पे भी री इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कितने रुपए तक दे सकते हैं? कैपिटल प्रॉफिट हुआ हो, फॉरफिट वाला प्रॉफिट है ना, मतलब शेयर को फॉरफिट करने पे जो प्रॉफिट हुआ हो उतने रुपए तक का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। कब? शेयर को री इशू करते समय, यही ना। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को जब भी आप री इशू करेंगे तो एक तो आपको बताया गया एट पार पे करेंगे। एट पार का मतलब जितने रुपए का शेयर है उतने ही रुपए में री इशू भी कर दीजिए। दूसरा, एट प्रीमियम पे। और लास्ट आपका थर्ड जो है वो क्या है? एट डिस्काउंट पे। एट डिस्काउंट पे। अब हमें तीनों ही केस में जनरल एंट्री सीखना है कि अगर शेयर्स को री इशू करते समय एट पार पे री इशू किया गया हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, एट प्रीमियम पे किया हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, और एट डिस्काउंट पे किया हो तो क्या करेंगे। एट पार का मतलब होता है कि अगर शेयर 10 रुपये का है और उसे री इशू भी 10 रुपये में ही कर दिया गया तो इसे हम बोलते हैं एट पार री इशू। ठीक है, 10 रुपये के शेयर्स को 10 रुपये में ही री इशू कर देना तो इसे हम क्या बोलेंगे? एट पार। एट प्रीमियम का मतलब कि शेयर 10 रुपये का है लेकिन जब री इशू किया गया तो 10 रुपये नहीं बल्कि 12 रुपये में किया गया, तो फिर 2 रुपया ज़्यादा पे किया गया कि नहीं, तो यही कहलाता है एट प्रीमियम। इस केस को हम क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम पे री इशू। और ये एट डिस्काउंट क्या है? तो एट डिस्काउंट का मतलब कि शेयर 10 रुपये का है लेकिन जब री इशू किया गया तो 7 रुपये में किया गया, तो कितने रुपए के डिस्काउंट पे? बस आपको ध्यान यही रखना है कि ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है ये फॉरफीचर में फॉरफिट की एंट्री पास करते समय फॉरफीचर में जो अमाउंट दिख रहा है उस अमाउंट से ये वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर तक दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये वाली एंट्री अभी बताते हैं डिटेल में, पहले ये दोनों एंट्री सीख लेते हैं। सोचिए, अगर आप 10 रुपये वाले शेयर को री इशू करते हैं और 10 रुपये में ही करते हैं तो आपके यहाँ कितना पैसा आएगा? 10 रुपये आएगा कि नहीं? और 200 शेयर्स, कितने शेयर? 200 शेयर्स री इशू अगर हो रहे हैं तो सोचिए री इशू करते समय पैसा आएगा आपके यहाँ कि जाएगा? आएगा। तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 200 इंटू कितने रुपए में, तो कितना पैसा आ गया? और शेयर था कितने रुपए का? 10 ही रुपये का तो था। तो 10 रुपये के बदले में 10 रुपये अगर आपको मिल गया तो कोई घाटा लगा, कोई फ़ायदा हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो उस केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में भी अमाउंट कितना चला जाएगा 2000। क्लियर हो गया। आपने 2000 रुपया पब्लिक से लिया और उसको अपना 2000 का शेयर दे भी दिया, तो आप 2000 रुपीज़ पब्लिक से ले करके उसके प्रति लाइबिलिटी भी कितने रुपए की अपनी बना देते हैं 2000 रुपया। तो इसको बोलते हैं री इशू एट पार। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। एट प्रीमियम क्या है? तो एट प्रीमियम का मतलब जितने रुपए का शेयर है उससे ज़्यादा पे री इशू करना। कितने रुपए में? 12। अब आप सोचिए, आप क्या हैं, पब्लिक या कंपनी? कंपनी। हमेशा एंट्री पास करेंगे अपने आप को क्या बना के? कंपनी। आप कंपनी हैं, आपने अपने 10 रुपए वाले शेयर को जब पब्लिक को दिया तो कितने रुपए में दिया? तो आपके पास जो पैसा आएगा वो 12 रुपए की रेट से आएगा कि 10 रुपए की रेट से? 12 रुपए की रेट से। तो फिर प्रीमियम के केस में आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर? 200 इंटू 12 रुपए की रेट से कितना? 2400। अब आप बताइए, 2400 रुपये आप पब्लिक से लेते हैं, लेकिन उसको शेयर जो दे रहे हैं वो एक्चुअल में है कितने रुपए का एक? 10 रुपए का एक है। तो 2000 का 200 शेयर आप उसको दे रहे हैं, तो 200 शेयर में 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2000। तो आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी उसके प्रति तो कितने रुपए से बनेगी? 2000 से। तो शेयर कैपिटल में कितना रुपया दिखा देंगे? 400 रुपया जो बचा वो किस चीज का है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। ये बात क्लियर हुआ? 2000 के शेयर को आपने कितने में बेच दिया? 2400 रुपये में। तो 400 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं? तो फायदे को तो क्रेडिट करते हैं ना नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट। कोई दिक्कत? ये था हमारा री इशू एट प्रीमियम पे। और इन दोनों ही केस में ट्रांसफर वाली एंट्री पास किया जाएगा। इन दोनों ही केस में ट्रांसफर वाली एंट्री पास किया जाएगा। क्यों पास किया जाएगा उसका भी रीजन जान लेते हैं। जब किसी शेयर को आप फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट करते समय फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी शेयर को जब आप री इशू कर देते हैं, ध्यान से यही बात याद रखिएगा, यहीं से आपकी ट्रांसफर की एंट्री पास होगी। जिस शेयर को आपने फॉरफिट किया वही शेयर जब आप री इशू कर देते हैं तो री इशू करते समय आप ये ध्यान देंगे कि हम जितने शेयर को री इशू किए हैं उन्हीं शेयर को फॉरफिट करने पे कितना फायदा हुआ था। ठीक है, जैसे 200 शेयर्स फॉरफिट किए आप, अभी जस्ट पीछे फॉरफीचर की एंट्री दिखाए थे ना, 800 रुपये का फायदा हुआ था, 800 का हुआ था। तो हम कहेंगे कि 200 शेयर को जब फॉरफिट किए थे तो कितना फ़ायदा? 800। जब री इशू किए हैं एट पार पे तो घाटा कितना रुपया? एक भी नहीं, एक भी रुपया घाटा नहीं लगा। तो 800 रुपये का जो फ़ायदा हुआ था वो फ़ायदा री इशू करने में एडजस्ट तो नहीं हुआ ना, तो फिर पूरा का पूरा वही 800 रुपया कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए से? 800 एंड 800। ध्यान से समझिएगा, जिस शेयर्स को आप री इशू करते हैं उस शेयर को फॉरफिट करने पे कितना फ़ायदा हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करते समय?
तो अभी आपने देखा कि ये जो 200 शेयर री इशू हुआ है, इसे जब फॉरफिट किया गया था तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ था? 800 का हुआ था ना। तो री इशू करने पे एक भी रुपए का अगर घाटा नहीं लगता है तो फिर पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र? कैपिटल रिजर्व में। पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? सेम यही केस सिक्योरिटी प्रीमियम में भी। जब आपने प्रीमियम पे री इशू किया है तो क्या कुछ घाटा लगा? बल्कि उल्टा फ़ायदा ही हो गया। 10 की जगह कितना पा गए? तो घाटा यहाँ भी कुछ नहीं लगा। तो फिर पूरा का पूरा 800 रुपया कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल। तो सेम एंट्री यही यहाँ पर भी पास हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कुल मिलाकर के जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर नोटिस आपको बस इतना ही करना है कि जो शेयर री इशू हो रहा है क्या वो एट पार पे हो रहा है या एट प्रीमियम। अगर एट प्रीमियम एंड एट पार पे हो रहा है तो समझ जाइए कि री इशू पे हमारा एक भी रुपया घाटा होने वाला नहीं है। तो फिर फॉरफीचर में जितना पैसा दिख रहा है वही पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफ़र वाली एंट्री पास कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्या ध्यान रखना है? री इशू करते समय क्या शेयर को एट पार और एट प्रीमियम पे किया गया है? एट पार एंड एट प्रीमियम के केस में कोई भी रुपए का घाटा नहीं होता है। तो फिर फॉरफीचर के समय जितना प्रॉफिट हुआ रहता है वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? क्लियर हो गया? क्यों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए? जनरल रिजर्व में भी तो कर सकते थे। ये भी एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी ऑप्शन में दिखता रहेगा। तो जनरल रिजर्व क्यों नहीं टिक हो पाएगा? क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने देखा था कि फॉरफीचर पे होने वाला प्रॉफिट हमारा कौन सा प्रॉफिट था? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना। रेवेन्यू नेचर की प्रॉफिट ट्रांसफ़र होती है जनरल रिजर्व में, कैपिटल नेचर की प्रॉफिट ट्रांसफ़र होती है कैपिटल। ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों केस क्लियर है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो ये करता है। इस केस में क्या होता है? शेयर जितने रुपए का है उसको जब री इशू करते हैं तो कम पे करते हैं। किस पे करते हैं? कम पे। तो उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे शेयर 10 रुपए का था, री इशू कितने में किया गया? 7 रुपए में। कितने रुपए में? चलिए अब बताइए, अगर आप 7 रुपए में री इशू कर रहे हैं तो आपके पास जो भी पैसा आएगा वो 7 रुपए की रेट से आएगा, 10 रुपए की रेट से? 7 रुपए की रेट से। तो 200 शेयर पे 7 रुपए की रेट से कितना आ जाएगा? 1400 रुपये आ गया। आ गया? सोचिए, शेयर आपका था कितने रुपए का? 10 रुपए का। 200 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल अमाउंट कितना आ गया? 2000 रुपए के शेयर को सिर्फ कितने रुपए में बेच दिए? तो कितने रुपए का घाटा लगा? 600 का लगा। तो इसको शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट कर देंगे। किससे एडजस्ट कर देंगे? शेयर फॉरफीचर। और 2 क्या लगा देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 2000 से। हो गया? अब जरा आप सोच के बताइए, शेयर को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फ़ायदा? 800 का। री इशू करने पे कितने रुपए का घाटा? री इशू करने के बाद भी कितना फ़ायदा बचा है? 200। बात क्लियर हुआ? फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था? 800। री इशू किए तो कितना घाटा हो गया? तो री इशू करने के बाद भी कितना फ़ायदा बचा? 200। वही 200 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? बोलिए, ये 200 अमाउंट कैसे निकला? पता चल गया ना?
जब कभी भी शेयर को डिस्काउंट पर, किस पे, तो उस केस में आपको ये देखना है कि री इशू करते समय हमें कितने रुपए का घाटा हो रहा है। जितने रुपए शेयर फॉरफीचर से लेते हैं वही हमारे लिए लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो फॉरफिट करते समय जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट से इस लॉस को क्या कर देंगे, माइनस। जो बचेगा प्रॉफिट वो कहाँ ट्रांसफर। क्लियर हो गया? 200 शेयर्स को फॉरफिट करने पे कितना फायदा हुआ था, उसी 200 को रीइशू करने पे कितना लॉस हुआ, 800 में से 600 लॉस माइनस हो गया तो बचा कितना, 200। तो वही 200 कहाँ ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गया? तो शेयर को रीइशू करना सीख गए, कोई प्रॉब्लम। ये था फुल शेयर्स रीइशू। जितने शेयर आप फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर को रीइशू भी कर दीजिए, पूरे के पूरे शेयर्स को रीइशू भी कर देना। अगर जितना शेयर आपने फॉरफिट किया उतना ही शेयर रीइशू भी हो गया तब तो क्वेश्चन आसान है। कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए जितने शेयर फॉरफिट करते हैं उतने शेयर को रीइशू नहीं करता है बल्कि उससे कुछ कम ही करता है। उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रीइशू ऑफ शेयर। पूरा शेयर न इशू करके कुछ शेयर रीइशू करना। जैसे यहाँ कितना शेयर फॉरफिट था तो 200 पूरा रीइशू हो गया कि नहीं। अब क्वेश्चन में बोल सकता है कि वो 200 नहीं सिर्फ 50 ही शेयर रीइशू कर रहा है। कितना शेयर रीइशू कर रहा है, 50 शेयर रीइशू कर रहा है। तो कितना शेयर रीइशू नहीं किया, 150 नहीं किया ना। जो शेयर रीइशू नहीं होता है उस शेयर्स का जो भी प्रॉफिट अमाउंट आता है वो कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर उन्हीं शेयर्स का होता है जितने हम रीइशू कर चुके हों। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट रीइशू ऑफ शेयर्स लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। वही अगर आप जान जाएंगे तो फिर पूरा फॉरफीचर और रीइशू से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं एग्जाम में वो सब खत्म हो जाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रोपोर्शनेट वाला बताते हैं। चलिए, नोट हो गया। अब देखिए, प्रोपोर्शनेट अगर रीइशू हो रहा है तब कैसे एंट्री पास होगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब 200 शेयर फॉरफिट हुआ था और उस 200 शेयर के फॉरफिट करने पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, 800 का, यही ना। अब पूरे 200 शेयर्स रीइशू नहीं होंगे, रीइशू होगा सिर्फ कितना शेयर, 50 शेयर। कितने शेयर। अब यहीं पे आपको अपना कॉन्सेप्ट सेट कर देना है। जब आप रीइशू सिर्फ 50 शेयर्स करेंगे, कितने शेयर, 50 शेयर्स करेंगे, तो जो पैसा पाएंगे वो 50 शेयर्स का पाएंगे कि 200 का, 50 शेयर्स का। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट में 50 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 हो गया। अब ट्रांसफर वाली जब एंट्री पास करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि 200 शेयर को जब फॉरफिट किया गया था तो कितना फायदा, 800, और जब रीइशू किया गया तो कितना घाटा, 1 भी रुपया नहीं। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा, तो आंसर देंगे 800। तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि जितने शेयर को आप रीइशू करते हैं, ध्यान रखिए कि यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने शेयर को आप रीइशू करते हैं उस शेयर पे आपको देखना है कि रीइशू करने के बाद कितना फायदा हो रहा है, वो ट्रांसफर होता है। जिस शेयर को रीइशू किए हैं उस शेयर का केवल प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है। अगर इस 800 की बात करें तो ये 800 कितने शेयर की है, कितने शेयर का है, क्या आप पूरा 200 शेयर रीइशू किए हैं, आप कितना शेयर रीइशू किए हैं, और हम कह रहे हैं जितना शेयर रीइशू होता है उतने ही शेयर का बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है।
अगर आप 800 कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 800 रुपया कितने शेयर्स का है, और हमें यहाँ जो ट्रांसफ़र करना है वो सिर्फ उतने ही शेयर का करना है जितना शेयर की रीइशू हुआ हो। तो रीइशू शेयर कितना है, तो फिर 50 शेयर्स का प्रॉफिट वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये बात समझ में आई नहीं? तो कैसे निकालेंगे? तो 800 का प्रॉफिट कितने शेयर का है? अगर 200 से हम इस 800 को डिवाइड कर दें तो एक शेयर का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। जो 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो पूरे 200 शेयर का हुआ है। अगर उस 800 रुपये को हम 200 शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें एक शेयर का पता चल जाएगा कि नहीं? 4 रुपीज पर शेयर। जल्दी बोलिए। 4 रुपया पर शेयर का फायदा पता चल गया कि नहीं? बोलिए। रीइशू कितना शेयर हुआ है? हमें 50 शेयर का मालूम करना है, तो 50 शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। बोलिए। 50 शेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना रुपया आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा कि नहीं? बोलिए। ये बात समझ में आ गई नहीं? अब अगर हम कहें कि जो शेयर रीइशू हुआ है उस शेयर को फॉरफिट करने पे कितना फ़ायदा, तो आंसर होगा 200। भाई 50 शेयर रीइशू हो रहा है ना, जब हम 50 शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना फ़ायदा हुआ? तो आप कहेंगे कि फॉरफिट तो 50 नहीं शेयर हुआ था, बल्कि कितना शेयर? 200 हुआ था, और 200 शेयर का फ़ायदा कितना दिख रहा था? तो उस 800 को 200 से डिवाइड कर दिए और 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मालूम हो गया कितना? 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। 50 शेयर को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फ़ायदा, तो आंसर होगा। और 50 शेयर को रीइशू करने पे कितने रुपए का घाटा? एक भी नहीं। तो यहाँ ट्रांसफ़र कितना? 200। ये एंट्री पास होगी। बात क्लियर हो गया कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है, किस पे? तो 50 शेयर की जगह 200 शेयर की जगह कितना रीइशू होगा? अब 50। 12 का मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे तो कितना? 600। कैपिटल में कितना? 500। और प्रीमियम में कितना? 100। अब फिर से वही क्वेश्चन, 50 शेयर्स को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फायदा? 200। रीइशू करने पे कितने रुपए का घाटा? एक भी नहीं। रीइशू करने पे घाटा, क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ टाइम पहले बताया था ना कि जब शेयर हमारा प्रीमियम और एट पार पे रीइशू होगा तो लॉस एक भी रुपया नहीं होगा, यही तो बताए थे। तो फिर यहाँ पर भी तो प्रीमियम पे रीइशू है, तो लॉस कैसे हो जाएगा? होगा क्या? करा दीजिए लॉस। नहीं होगा ना। तो जब एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि 50 शेयर्स को फॉरफिट करने पे प्रॉफिट कितना, और रीइशू करने पे लॉस कितना? कुछ भी नहीं। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना? तो सेम एंट्री यही रिपीट करा दें, जो यहाँ वही चीज। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आ जाते हैं इधर। इधर भी कुछ नहीं करना है। 50 की जगह कितना, 200 की जगह कितना? तो 50 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 7 में, तो कितना आ जाएगा? 350। एक शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपए का। कितने रुपए का था? और रीइशू कितने में कर दिया? तो कई रुपया घाटा लगा? तो 50 शेयर पे 3 रुपए के रेट से कितने का घाटा? तो यहाँ ट्रांसफ़र कितना? यहाँ ट्रांसफ़र कितना? 50 रुपया। कैसे? 50 शेयर को फॉरफिट करने पे फ़ायदा कितना? 50 शेयर को फॉरफिट करने पे फ़ायदा कितना? 200। रीइशू करने पे घाटा कितना? रीइशू करने पे घाटा कितना? 150। तो रीइशू करने के बाद बचा हुआ फ़ायदा कितना? तो वही 50 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन? बोलिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि जो शेयर रीइशू हुआ ही नहीं उसका फ़ायदा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो वो कहाँ जाएगा?
तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ चला जाएगा? उसकी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो जर्नल एंट्री पास करना है ना, कि बैलेंस शीट बनाना था। जर्नल एंट्री बोला था, तो जिसके बारे में कुछ बोलबे ना करे वो एंट्री पास करेंगे क्या? तो फिर प्रोपोर्शनेट रीइशू के केस में जनरल एंट्री कैसे पास करना है वो समझ में आ गया। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या क्या था? फॉर फीचर और दोनों से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन? रीइशू में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। अगर कोई आपको पागल बनाने के लिए कहे कि एक शेयर को फॉरफिट करने पे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ और रीइशू करते समय 5 रुपए के घाटे पे करेंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं। एक शेयर को फॉरफिट करने पे प्रॉफिट के रुपए का, तो रीइशू भी मैक्सिमम 4 रुपए के घाटे पे होगा। 4 रुपए से 1 पैसा भी ज़्यादा घाटा नहीं सह सकते हैं। तो रीइशू और फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रोराटा। प्रोराटा ही कंटिन्यू आज होने वाला था, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे प्रोपोर्शनेट रीइशू, तो वो सब खत्म हो गया। अब उम्मीद करेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। आपके बुक में जितने क्वेश्चन दिए हैं सब लगा डालिए, कहीं डाउट होगा पूछ लीजिए। और जहाँ पे प्रोराटा लिखा हो हिंदी में आनुपातिक आवंटन, किसी भी क्वेश्चन में आनुपातिक आवंटन मिल जाए तो क्वेश्चन छोड़ भाग जाइएगा, समझ जाइए हमारे बस की बात, क्योंकि अभी वो पढ़ाई ही नहीं है। प्रोराटा के अलावा जितने सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सबको लगा लीजिए, जो डाउट हो कल आके पूछ लीजिए, और नहीं पूछेंगे तो कल प्रोराटा पढ़ा के ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं कल। अब चलिए, तो आज का टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में आनुपातिक आवंटन। अभी तक इस चैप्टर में आप लोगों ने शेयर को फॉरफिट करना और रीइशू करना सीख लिए हैं, लेकिन शेयर को फॉरफिट करना और रीइशू करना आपने तब सीखा है जब शेयर्स को प्रोराटा पे न अलॉट किया गया हो, मतलब नॉर्मल अलॉटमेंट हो। तो प्रोराटा है क्या चीज़, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो आप लोगों में से किसी को भी मालूम है प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? क्या है प्रोराटा? बोलिए, किसी को? मुँह से तो कुछ बोलिए। हैं? नहीं पता है? चलिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी दुकान पे जब आप जाते हैं, मान लीजिए आप किसी सब्जी की दुकान पे गए, सब्जी वाले के यहाँ, इस दुकान पे एक लोग नहीं, एक ही साथ में 4-5 लोग पहुंच जाते हैं। ये 4-5 लोग एक ही साथ इसके यहाँ पहुंचते हैं, और सभी लोगों को, इनको 3 किलो आलू चाहिए था, इनको 5 किलो आलू चाहिए था, इन्हें 2 किलो चाहिए था, इन्हें 10 किलो चाहिए था। सब आलू लेने आए? हाँ, सब आलू ही लेने आए हैं, और इन्हें भी 5 किलो आलू चाहिए था। इस तरीके से टोटल कितनी आलू की ज़रूरत है? 3 2 5 2 7 10 17 5 22। तो इनको 3 किलो कर देते हैं ताकि 20 रहे और कटने में आसानी रहे। टोटल 20 किलो आलू चाहिए, और इस व्यक्ति के पास टोटल जो आलू बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 केजी ही बचा है। अब सोचिए, और ये 5 के पांचों लोग इसके बहुत खास हैं, चाहे ए की बात करें, चाहे बी की करें, चाहे सी, चाहे डी और चाहे ई, ये पांचों इस सब्जी वाले के बड़े खास हैं। अब सोचिए, अगर ये पांचों लोग इसके खास हैं और इसके पास सिर्फ 10 ही किलो आलू है, तो वो 10 किलो आलू अगर सिर्फ डी को दे दे तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये चारों नाराज़ नहीं हो जाएंगे? चारों नाराज़ हो जाएंगे। अगर इनको ना दे करके 3 इन्हें दे दे, 5 इन्हें दे दें, 2 इन्हें दे दें, तो 10 किलो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 पाएंगे, 3 तो खुश होंगे, ये 2 नाराज़ होंगे कि नहीं होंगे? तब भी हो जाएंगे।
इसको दे दें, इसको दे दें, इसको दे दें, तब भी 10 किलो ख़त्म हो जाएगा। तो ये और ये नाराज़ होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि इस सब्जी वाले के पास जो आलू की क्वांटिटी है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो अपने सभी करीबियों को उनकी मात्रा, उनकी डिमांड के अनुसार उनको दे सके। तो ऐसे केस में वो किसी की कंप्लीट मांग को पूरी नहीं करता है, किसी के भी कंप्लीट मांग को पूरा नहीं करता है। उस केस में वह क्या करेगा कि सबसे कहेगा कि आप जैसा जैसा डिमांड किए हैं उसी का बना लीजिए रेशियो, इसी का क्या बना दीजिए रेशियो। तो 3:5 इसे ऐसे करके रेशियो बना देंगे। तब ए को कितना आलू मिलना चाहिए, तो 10 kg में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरा सम कितना था 20, तो इससे काट देंगे। अब 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आएगा। मतलब ए को 1.5 kg दिया जाएगा। बी को कितना दिया जाएगा, तो बी कितने किलो के लिए किया है 5, तो 5/20, तो बी का कितना आ जाएगा, तो 2.5 kg। सी का ऐसे निकालना है तो 10 किलो टोटल इंटू सी ने कितने के लिए किया था 2 किलो के लिए डिवाइड बाई 20 बराबर कितना, काटने पाएगा 1 kg। ऐसे ही डी का निकाल लेंगे। 10 किलो में डी कितने के लिए किया है 10 किलो के लिए और टोटल कितना 20, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 kg। और ई का कितना, तो 10 में 3 डिवाइड बाई 20, 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 1.5 kg। सोचिए 1.5 2.5 4 kg हुआ, प्लस एक ये 5 kg हुआ, 2 1 3 4 5 5 10, नहीं कहाँ कहीं काटने में गलती हुआ क्या, नहीं सर, हाँ वो जो सम के उसमें ये हाँ कितना हो रहा है, ये 17 से ये तो 23 हो रहा है। इसको 7 कर लीजिए फिर, अब ये सही रहेगा। यहाँ 7 कर लीजिए, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3.5 kg, है ना। अब देखिए 2.5 1.5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना kg होगा 5, और इधर से 3.5 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से टोटल 10 kg उसने दे दिया। 10 kg में से थोड़ा थोड़ा सभी को दे दिया। अब ऐसे केस में ना तो ए नाराज होंगे, ना बी होंगे, ना सी, ना डी और ना ही ई। हुआ कि नहीं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर आनुपातिक आवंटन। जो जैसी डिमांड करे उसी के अनुपात में उसको उतना दे दीजिए, यही होता है हमारा प्रोराटा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ये तो था केस तब का जब सभी लोगों का नेचर अच्छा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 5 लोग यहाँ पे पहुँचे थे दुकान पे, इस 5 में से कोई एक ऐसा हो, जैसे ई है, ई थोड़ा बदतमीज टाइप का था, इनके यहाँ से बहुत सब्जी खरीद के खा चुका लेकिन पैसा दिया नहीं है, क्रेडिट इनकी खराब हो चुकी है। तो ये ई का चेहरा देखते ही कहा भाग जाओ तुम्हें हम नहीं दे पाएंगे। इनको सीधा क्या कर दिया, इसने भगा दिया। तो भगा दिया मतलब क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्ट इन्हें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बाकी सी और डी को उसने देखा तो देख करके एकदम खुश हो गया, क्योंकि सी और डी सब्जी का तो पैसा देते ही देते थे, 2-3 रुपया अगर बढ़ता भी था इनका उसके यहाँ तो वो भी छोड़ देते थे, रहने दो रख लो।
तो इन लोगों को देख के खुश हो गया क्योंकि ये अच्छे कस्टमर इसके हैं। इसने कहा आइए आइए क्या चाहिए आपको, तो इसने 7 किलो मांगा और इसने, अब बगल में कौन खड़ा था, ए और बी को भी देखा तो थोड़ा सा झल आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये जोड़ जाड़ के जब इनको हिसाब दे देता था तब भी ये उसमें तिखारते थे, ये के रुपये किलो से जोड़े हो, इसको कहा कि ये हो, ये उसके यहाँ तो इतने रुपये मिल रहा था तो इतने में कहाँ दे रहे हो, ये सब इस तरीके का ड्रामा बतियाते थे। तो उसने कहा ऐसा है जो हमारे सबसे अच्छे कस्टमर है पहले उनको खुश करेंगे। तो 10 किलो में से उठा के इनको 2 को पूरा 2 दे दिया, 7 को पूरा 7 दे दिया। तो 10 किलो में से 9 किलो तो ख़त्म, बचा कितना, 1 किलो जो बचा था वही 1 किलो के लिए इनसे कह रहा है भैया आवंटन ले लीजिए लेकिन आनुपातिक 3:5 का अनुपात बना लीजिए और 1 किलो को काट लीजिए, 1 पौवा आए तो 1 पौवा लेके जाइए, आधा पौवा है तो आधा पौवा लेके जाइए, उससे ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे। अच्छा लगे तो ले जाइए, ना लगे तो चले जाइए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही कंपनी भी करती है। जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसके यहाँ भी एप्लीकेशन बहुत लोग डालते हैं। तो एप्लीकेशन आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को जब हटा जाता है तो कंपनी ने देखा कि उसमें विजय माल्या का भी एप्लीकेशन आया है कि हम आपका शेयर लेना चाहते हैं। तो कंपनी को पता है कि विजय माल्या ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हैं, तो उनको देखते ही क्या कर दिया, कहा भैया तुम जितना शेयर के लिए एप्लीकेशन का पैसा दिए हो अपना एप्लीकेशन का पैसा वापस ले लो और हमारे यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें एक भी शेयर दे नहीं पाएंगे। तो इनको कर दिया रिजेक्ट। तो कंपनी क्या करती है, कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देती है और कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर देती है। क्या कर देती है? फुल अलॉटमेंट। और कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट ना करके कैसे कर देती है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है। कैसा कर देती है? यही हमें पढ़ना है आज। समझ में आया? प्रो राटा क्या है, समझ में आ गया? अगर प्रो राटा की बात करें, जैसे यहाँ 3 किलो और 5 किलो था, 3 और 5 का रेशियो बनाएंगे तो 3:5 बनेगा। 1 किलो को अगर हम देखें कि 1 किलो में ए को कितना मिलेगा, तो 1 किलो इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे ही नियर अबाउट आएगा 0.37। अगर 0.37 इनका रहा तो बी का कितना आ जाएगा, 0.63 kg, यही आएगा। कहने का मतलब 370 ग्राम इनको दे दिया जाएगा और 630 ग्राम इनको दे दिया जाएगा 1 किलो में से, यही ना। तो कंपनी के केस में क्या होता है कि अगर ये 3 शेयर, अब इसी को केजी से हटा के क्या बना देंगे, अगर ये 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए और ये 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए तो कंपनी ने इनको 3 शेयर के बदले में 0.37 शेयर देगी और इनको 5 शेयर के बदले में 0.63 शेयर देगी। सोचिए कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था और पाया कितना, 0.63। तो कहने का मतलब एक भी शेयर नहीं पाया। तो बाकी जो शेयर का पैसा कंपनी ने ले रखा हुआ है, भाई बी का तो पूरे 5 शेयर का एप्लीकेशन पाई होगी कंपनी ने, लेकिन शेयर दी केवल कितना उसको, तो 4.37 शेयर तो नहीं दिया बी को ना, तो 4.37 का पैसा वापस मांगेगा कि नहीं मांगेगा बी। तो कंपनी पैसा वापस नहीं करती है, कहती है कि आपको जो हम 0.63 शेयर दिए हैं अभी उसी शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे।
कॉल का भी पैसा मांगेंगे तो उस टाइम आप पैसा मत दीजिएगा, जो आपका पैसा हमारे पास पड़ा है उसी में से कटवा दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ये बात समझ में आ गया? लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि लिखेंगे? है? अच्छा ठीक है, कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब ये सब्जी वब्जी को मिटा देते हैं, क्योंकि हम सब्जी पढ़ने तो आए नहीं हैं। क्या पढ़ने आए हैं? शेयर। ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट किया गया कि कैसे हम शेयर के केस में प्रोराटा को पढ़ेंगे। बाकी ये सब्जी भाजी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शेयर पढ़ना है। किसका शेयर पढ़ेंगे? अपना, कंपनी का। तो चलिए, जब हम कहते हैं कि एक्स लिमिटेड है, जिसने डिसाइड किया था कि हम 40,000 शेयर्स क्या करेंगे? एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स को इशू करने का प्लान किया, और एक शेयर है उसका 10 रुपये का। कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। और उसका जो पैसा मांगा जा रहा था वो एप्लीकेशन पे 2 रुपया था, अलॉटमेंट पे 3 रुपया था, फर्स्ट एंड फाइनल पे 5 रुपया था। थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्टकट कर लेंगे। अब एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर के लिए हो रहा है? तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। अब जरा सोचिए, कंपनी के पास टोटल कितने शेयर थे? 40,000। एक्स लिमिटेड 40,000 शेयर को बेचना चाह रही है। इशू करने का मतलब बेचना चाह रही है। और उसके पास जो एप्लीकेशन आया वो कितने शेयर खरीदने के लिए आया? तो ज़्यादा शेयर के लिए आया कि कम? प्रोराटा तभी बनेगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाह रही है उससे ज़्यादा शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाए, तभी प्रोराटा का केस बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया? 60,000। कंपनी ने कहा कि हम जो अलॉटमेंट करेंगे, क्या करेंगे? अलॉटमेंट मेड। कैसे किया जाएगा? तो कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 फुल। 20,000 को पूरे शेयर दे दिए गए। अब सोचिए, 20,000 एप्लीकेंट्स को पूरे शेयर दे दिए गए, तो कंपनी के पास टोटल शेयर था कितना? 40,000 में से कितना शेयर दिया जा चुका? 20,000। तो कंपनी के पास बचे कितने शेयर हैं? अब 20,000 तो शेयर बचा है। कंपनी ने 20,000 शेयर्स दिया तो, लेकिन 30,000 एप्लीकेंट्स को। कितने? ऐसे ऐसे लिखने का मतलब समझ गए ना? 30,000 एप्लीकेंट्स को कितना शेयर दिया गया? और किस बेस पे? प्रोराटा बेस पे। किस बेस पे दिया गया? प्रोराटा बेस पे दिया गया। और बचे कितने? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो इनका पैसा रिटर्न किया जाएगा कि नहीं? बोलिए। अब ज़रा सोचिए, अगर हम आपसे ये कहें कि कंपनी ने 20,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दे भी दिया, तो क्या कंपनी इन एप्लीकेंट्स का कुछ भी एक्सेस मनी अपने पास रखी है? कुछ भी ज़्यादा पैसा अपने पास रखा है? ये 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए थे 2 रुपये की रेट से,
कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर दे भी दिया। जब कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर दे भी दिया तो फिर इनका कहाँ कुछ एक्सेस मनी है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 30,000 शेयर पे 2 रुपये की रेट से कंपनी को पैसा दिया था। कितना? 60,000 दिया था। कंपनी ने इनको कितना शेयर दिया? केवल। अब ऐसे सोचिए कि आप कंपनी हैं, आपके कंपनी का मैं 30,000 शेयर लेना चाह रहा था और 30,000 शेयर के लिए हम आपको 2 रुपये की रेट से एप्लीकेशन करते हैं तो कितना पैसा आपको दिए? 60,000 रुपये आपको दिए। और आप हमें सिर्फ कितना शेयर दिए? 20,000 शेयर दिए। तो 20,000 अगर हमको केवल शेयर दे रहे हैं तो हम चिल्लाएंगे नहीं कि पैसा ले लिए हो 30,000 शेयर का और दे कितना रहे हो? 20,000। तो 10,000 शेयर का मेरा क्या करो? पैसा वापस करो। तो कितना वापस करो? 10,000 शेयर का वापस करो ना, लेकिन पैसा कितना वापस करो? 20,000। कितना वापस करिए? तो एक्सेस मनी, ध्यान से समझिएगा, एक्सेस मनी कितना आ रहा है? 20,000। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? एकदम आराम से समझिएगा, बहुत आसान हो लगेगा भी। 20,000 रुपया मांगेंगे हम वापस तो आप कहेंगे का फालतू परेशान हो रहे हो, कितना शेयर लिए हो? तो का 20,000 पे अलॉटमेंट नहीं दोगे क्या हमको? अभी इसी 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे कितने रुपए से? तो कितना रुपया दोगे? 60,000 देना पड़ेगा। अब कई रुपया तुम्हारा हम रखे हैं? 20,000 ना। तो 60,000 जब मांगेंगे तो 20,000 काट लेना, मत देना, बाकी जो बचेगा दे देना। यही तो बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे? तो ये एक्सेस मनी हमारा एडजस्ट होगा। एक्सेस मनी क्या होगा? एडजस्ट होगा। कहाँ? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। पूरा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया कि नहीं? अगर पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो पाता है तो जितना बचता है उसे शिफ्ट करते हैं कॉल पे। उसे कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी पूरी एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने चेक किया कि 10,000 शेयर 30 के लिए एप्लीकेशन किया था, 20,000 दिया गया, तो कितना शेयर नहीं दिया गया? 10,000 पे 2 रुपये की रेट से कंपनी कितना पैसा रखी थी? 20,000 रखी है और अलॉटमेंट पे मांग कितना ली? 60,000। तो पूरा तो ख़त्म वही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ही हो गया, कॉल के लिए शिफ्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे यहीं पे एक कहानी जोड़ देगा, और वो कहानी क्या जोड़ेगा? मिस्टर वाई होल्ड 500 शेयर्स, 500 फेल्ड, और वो क्या हो गए? फेल्ड हो गए। पे कॉल मनी। कौन सी मनी पे करने में फेल हो गए? कॉल मनी। अगर कोई भी एप्लीकेंट्स फेल हो जाता है और वो फेल हो किस पे? कॉल पे। मतलब एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद वाली पे अगर वो फेल होता है तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाता है, प्रोराटा का केस अप्लाई ही नहीं होता है। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कोई शेयर होल्डर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए, मतलब पेमेंट ना कर पाए, लेकिन पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कब करे? जब उसका पूरा एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाए, उसके बाद करे। उस केस में हमारा क्वेश्चन प्रोराटा से रिलेटेड रह ही नहीं जाता है, प्रोराटा की कहानी खत्म हो जाती है। अगर उसका पैसा पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही फेल हो गया, तब प्रोराटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे पूरा एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो जा रहा था? अलॉटमेंट पे। और वो फेल कहाँ हुआ? हमने कहा जब एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद फेल हो। जब एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद फेल हो तब हमारा क्वेश्चन प्रोराटा बनता ही नहीं है, तब एकदम सिंपल हो जाता है। प्रोराटा कहे रहने पे भी क्वेश्चन आसान बन जाता है।
बात समझ में आ गया। और अगर यही फेल वो कॉल मनी पे ना हो करके फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी बोल दिया होता, अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया और कॉल मनी भी नहीं दे पाया, तब ये प्रोराटा का कॉन्सेप्ट आ जाता। समझ में आ गया। लेकिन उसके लिए मिस्टर वाई बिलोंग्स कैटेगरी 2। किस कैटेगरी से बिलोंग करता हो? 2 वाली कैटेगरी से। पहले से करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अभी हम क्या करते हैं? कॉल मनी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किससे? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन का सलूशन यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे कि नहीं? एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होगा, बताइए क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट लिखेंगे क्योंकि समय बचाना है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही ना? नरेशन आप लोगों को आता होगा। इन केस किसी को नरेशन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, जिसको नहीं आता है। कितने शेयर पे पैसा रिसीव करेंगे? कितने शेयर का? 60,000 का। जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो 60,000 शेयर का पैसा रिसीव करेंगे। कितने रुपए की रेट से? 2 रुपए की रेट से। कहीं कंफ्यूजन होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा। आज ये चैप्टर ख़त्म कर देना है कि नहीं? 1,20,000 1 लाख यही तो रिसीव होगा। इसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसफ़र की एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1,20,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन रिसीव वाली एंट्री तो रट गई होगी। ट्रांसफ़र वाले में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होता है? ये तो रटे होंगे, ये होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें इतने करके अगर ऐसे निकल जाएंगे ना 120 तो पा जाएंगे 0 नंबर इस पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती थी? 40। एप्लीकेशन कितने के लिए मिला? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि नहीं? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी जितना बेचना चाहे उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो ओवर हो गया कि नहीं? तो ऐसे केस में जब ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल के सामने ये पूरा का पूरा पैसा नहीं लिखते हैं, बल्कि कितना लिखते हैं तो उसके लिए सीख लीजिए। इशूड शेयर। कौन शेयर? तो कितना इशूड शेयर है? 40,000 इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का रेट कितना? तो करके कितना हो गया? 80,000 रुपया ट्रांसफ़र होगा। इसके पहले आप कितना का बैठ गए थे तो 0 नंबर नहीं हो जाएगा। चलिए, अच्छा 80,000 तो आप ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद इसकी एंट्री पास करने के लिए ना ये कहानी आपको देखना पड़ता है, यही से एंट्री ये पास होती है। ये कहानी में कहा है 20 वाले को 20 पूरा दिया, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 30 वाले को कितना दिया था? कितना पैसा एक्सेस था? पूरा पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट हुआ ना, तो यही लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यही क्या लिखेंगे? कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। तो 80-20 ये हो गया। इसके बाद लास्ट वाली कहानी में क्या बोला है? कितने शेयर को? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने थे? 10,000। कितने थे? 10,000 एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर नहीं दिया गया, तो उसका पैसा वापस करेंगे कि नहीं? तो 10,000 शेयर में 2 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? तो वो 20,000 क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। बोलिए, कोई कन्फ्यूजन किसी को? कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन? ये एंट्री पास हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट। एप्लीकेशन के बाद कहाँ जाते हैं? अलॉटमेंट पे पहले मांगते हैं।
क्या करते हैं, ड्यू करेंगे। और ड्यू करते समय क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही ना। कितने शेयर पे पैसा मांगेंगे, अब ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट के टाइम पगला करके 60,000 इंटू 3 कह के न शुरू हो जाइएगा। अलॉटमेंट के टाइम आप उतने ही शेयर पे पैसा मांग सकते हैं जितना शेयर पब्लिक को दे रहे हैं, है कि नहीं। तो आप पब्लिक को कितना शेयर दे रहे हैं, तो पैसा तो 40,000 शेयर पे मांगेंगे ना, कि 60 पे मांगने लगेंगे। 60 पे मांगेंगे तो मार के भी भगा दिए जाएंगे मार्केट से, 420 के नाम से डिक्लेयर करा दिया जाएंगे, विजय माल्या हो जाएंगे। कितना, 1,20,000 अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो कुछ लोग जानते हैं क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुल अमाउंट वो एक कैसे आ रहा है, हर जगह 1,20,000 1,20,000 आ रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं का। जबरदस्ती मन में शंका बैठा के लगेंगे, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, सॉल्यूशन थोड़ा सा फिर से क्रॉस चेक करो, और टाइम वही ख़त्म, ले गया 10 से 15 मिनट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसान ही आता है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना भी आसान रहता है कि उसके कुछ मेजर पॉइंट जो कि कन्फ्यूजन का पार्ट नहीं है, फिर भी कन्फ्यूजन का पार्ट बना देता है। मेजर पॉइंट अमाउंट है यहाँ 1,20 1,20 1,20। अभी फिर जब रिसीव करेंगे तो वहाँ और कन्फ्यूजन है, देखिए कैसे पैसा रिसीव करेंगे, बोलिए क्या एंट्री पास करेंगे रिसीव करते समय, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगे हैं, 1,00,000, और आप अपने मुंह से ही बोले थे ट्रांसफ़र की एंट्री करते समय कि तुम्हारा 20,000 जो एक्सेस मनी है उसको जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो क्या कर लेना, तो 20,000 क्या कर देगा, काट लेगा, तो कितना देगा, 1,00,000, यही ना। अब जो लोग ध्यान नहीं देंगे उनको ये समझ में आएगा मांगे तो 1,20 थे, तो फिर मिलना भी तो 1,20 चाहिए, फ्लो मारेंगे 1,20,000 कह के पार हो जाएंगे, वहीं गलत हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब किसकी बात करेंगे, कॉल की। कॉल पे ड्यू करेंगे तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर, दिख रहा है ना, कैपिटल। कितने शेयर पे पैसा मांगेंगे, 40,000 शेयर पे, कितने रुपए के रेट से, तो कितना मांगेंगे, 2,00,000 रुपया मांगेंगे, कोई दिक्कत, 2,00,000 रुपया मांगेंगे। रिसीव वाली एंट्री यहीं पास कर दें, इतने में समझ जाइएगा। रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड, ध्यान दीजिएगा 1,00,000 2,00,000 रुपया आपने मांगा था, लेकिन क्वेश्चन में एक कहानी बना दिया, क्या कि मिस्टर वाई कितने शेयर होल्ड किए थे और वो किसका पेमेंट नहीं कर पाए, तो 500 शेयर पे कितने रुपए की रेट से, 5 रुपए की रेट से कितना पेमेंट नहीं कर पाए, 2,500 रुपया नहीं पे कर पाए। तो 2,00,000 में से 2,500 माइनस कर देंगे तो 1,97,500 आएगा कि नहीं, बोलिए 1,97,000 और 1,97,000 हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद शेयर को क्या करना है, फॉरफिट करना है भाई फाइनल। इसके बाद तो अब कोई कॉल नहीं है ना, जब कॉल मनी ख़त्म हो जाए तो अगला प्रोसेस क्या शुरू होता है, फॉरफिट का। तो अब क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री करने के लिए जगह यहाँ पर नहीं है, तो इसका आप चाहे तो फ़ोटो ले लें, चाहे तो नोट कर लें, नहीं तो बाद में वीडियो से लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, हैं, किसी के दिमाग से उड़ तो नहीं रहा है कि स्पीड हो गए हैं,
कन्फ्यूजन हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? चलिए तब डिवीजन में खरीदना चलता है। इतना चलता है, सही बात है। अब हम क्या करेंगे? फॉरफिट की एंट्री करेंगे। किसकी? चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आप लोगों को बताए हैं कि इसके सामने जो अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप। तो फॉरफिटेड शेयर कितना? 500। कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 500। बहुत सही। 10 रुपया। 2 यहाँ मांगा, 3 यहाँ मांगा, 5 यहाँ मांगा, तो कुल कितना मांगा? 10 रुपया। तो कितना हो गया? 5000। यही तो लिखवाए थे। अलग से कुछ पढ़ा रहे हो तो बता दीजिए कि लिखवा कुछ और दिए और पढ़ा कुछ और रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। 2 बोलो का चलो 2 लगा के क्या लिखते हैं यहाँ? नहीं पता? घर से रिवीजन करिए थोड़ा बहुत। आप बताइए क्रिस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख रहे हैं? क्योंकि सर इसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। जिसका पैसा रिसीव ना हो उसी का नाम लिखते हैं। ये तो सिखाए हैं। जी सर। पढ़ी नहीं हो घर पे? पढ़ के आइए। बिना पढ़े आएंगे कोई बात नहीं। वेंडर्स वाला कंप्लीट हो गया। वेंडर्स वाले में प्रॉब्लम नहीं है। घर पे 2-4 क्वेश्चन रोज लगाइए जी सर। अगर कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर समस्या ही हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं उसका नाम जिसका पैसा ना मिला हो। तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। कितने शेयर पे? 500। कितने रुपए के रेट से? कितना नहीं मिला? तो बाकी जो मिला वही कहाँ चला जाएगा? बाकी जो मिला कहाँ चला जाएगा? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन में रीइशू की तो कोई बातें नहीं किया है। हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। यहीं पे क्या हो गया? अब मान लीजिए अगर रीइशू की भी बात कर दिया होता। फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹7 पर शेयर। कितने रुपए में रीइशू कर दिया होता? ₹7 पर शेयर। तब रीइशू वाली भी एंट्री करना पड़ता कि नहीं? बोलिए। चलिए सुहाने आप बताइए। जब रीइशू की एंट्री पास करेंगे तो क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट ठीक। डेबिट टू अ, कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट। यही लिखेंगे। जी सर। अमाउंट बताइए। हट जाए कहाँ? 7 रुपए से सर करेंगे 500 में। 500 शेयर में 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3500। और शेयर कैपिटल में 500 इंटू 10 बराबर कितना? 5000। 5000। 5000 के शेयर को हम कितने रुपए में रीइशू कर दिए? बात बेवकूफ़ नहीं थे। 5000 के शेयर को कितने में रीइशू कर दिए? 3500 में। यही ना? जी सर। अब ऐसे ना समझ में आए तो 10 रुपया वाले शेयर को कितने में रीइशू कर दिए? 7। कई रुपया घाटा लगा? 10 रुपया के एक शेयर था हाँ। और 7 रुपया में बेच दिए तो 3 रुपया का घाटा लग रहा है एक शेयर पे कि नहीं? जी सर। एक शेयर पे 3 रुपए का घाटा तो 500 शेयर पे कितने का घाटा? 1500। इसको कौन लिखेगा? हैं? जी सर। ये नहीं लिखेंगे। लिखना है सर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3500 मिला, 1500 नहीं मिला तो लिख दिए। और आपको मैंने बताया था जिस शेयर को फॉरफिट करते हैं जब उसी शेयर को रीइशू कर देते हैं तो फॉरफिट करने पे जो प्रॉफिट हुआ होता है अगर वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा यूटिलाइज हो जाता है रीइशू वाली एंट्री के टाइम पर तो ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं पास होती है। लेकिन अगर शेयर को रीइशू करने के बाद उस शेयर पे कुछ प्रॉफिट बचा रहता है तो उसी प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो यहाँ पर
500 शेयर को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फायदा? 2500 का। और वही 500 का शेयर री इशू करने पे कितने रुपए का लॉस? 2500 का फायदा हुआ था फॉरफिट करने पे, और री इशू करने पे घाटा कितना हो गया? 2500 में से 1500 एडजस्ट हो गया तो कितना बचा? वो 1000 कहाँ ट्रांसफर होगा? समझ में आया? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसके बाद इन्हें सोचिए और कुछ होगा। इशू आप शेयर में शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू हो जाता है, इन्हें कहिए री इशू बाद फिर फॉरफिट होगा। फिर फॉरफिट कैसे होगा भैया? अब कैसे फॉरफिट कर पाएंगे का इसका दोबारा? री फॉरफिट है? कुछ तो कहेंगे होता भी होगा, नहीं होगा। मालूम है कैसे? क्योंकि 10 रुपया शेयर इनको कितने में बेचा था, तो कुल तो पैसा ले ही लिया है। अभी कहाँ फेल होगा पेमेंट करने में, जो इसका री फॉरफिट करने दौड़ेंगे भी तो मारेगा, वहीं उलट जाएंगे। 7 रुपया पूरा दे चुका है तब वो फॉरफिट करा लेगा क्या? तो देखिए इस क्वेश्चन में प्रो राटा का कहीं क्या कॉन्सेप्ट आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है आफ्टर एक्सेस मनी एडजस्टेड। एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाने के बाद वो फेल्ड हुआ है पेमेंट करने में। लेकिन अगर एक्सेस मनी एडजस्ट न हुआ होता और तभी फेल हो गया होता तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी पैदा हो जाती है ना। और यूपी बोर्ड में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। प्रोराटा लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर ताकि आप प्रोराटा खोजिए, और जबकि बनाएगा क्वेश्चन को सिंपल। ज़्यादातर चांस इसी टाइप का होगा। अब किस्मत एकदम आपका धोखा दे जाए तो फिर टफ वाला तो दे ही देगा। बाकी मान के चलिए कि क्वेश्चन में प्रोराटा नाम केवल कंफ्यूज करने के लिए होगा। बाकी रियलिटी में क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद फेल हो रहा है। 80% चांस है क्वेश्चन जब देगा आपका प्रोराटा वाला तो उसमें बोलेगा को कॉल मनी पे फेल हुआ है, अलॉटमेंट पे फेल नहीं कराएगा। क्योंकि अलॉटमेंट फेल होने का मतलब क्वेश्चन बहुत लेंदी बनता है, और अभी आप देखिए कैसे लेंदी बनता है। अभी उसका सलूशन दिखाने जा रहे हैं। बस खाली यहाँ का लगा देंगे, मिस्टर वाई होल्ड 500 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अभी तक का सलूशन जो था वो कॉल मनी तक का था। अब अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अब ये हो गया। तो सलूशन क्या होगा? तो ये जो पूरा सलूशन है इसको पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब जो आप करने जा रहे हैं वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल चेंज हुआ है कि वो फेल्ड हो गया अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देने में। तो फिर उसकी क्या एंट्री पास होगी? तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे वो अब दिखाते हैं। नोट करने के लिए परेशान ना होइए, बाद में आप अपना नोट कर लीजिएगा वीडियो देख करके। अभी हमें क्या बचाना है? समय बचाना है कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। हाँ, हमारा काम खाली समझाना और नोट कराना है। आपके घर में आके बैठ के नहीं नोट करवाएंगे। चलिए, कुछ बोल रहे हैं का? बोलबो मत करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन की एंट्री सबसे पहले पास होती है तो पहले रिसीव होगा। जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जैसे रिसीव किए हैं सेम वही रिसीव की पूरी एंट्री कर दीजिए। सेम वही रिसीव की एंट्री करिए, वही ट्रांसफ़र की करिए, और अलॉटमेंट पे जब आएंगे तो ड्यू वाली भी एंट्री वही करिए। कहने का मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये पहले वाला केस में जो अभी सॉल्व किए हैं उसका जो एप्लीकेशन का रिसीव और ट्रांसफ़र की एंट्री है प्लस अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री है वही सारी एंट्री यहाँ पर भी रिपीट होगी। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार लिखवाएं आप देख करके लिख सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं? अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की एंट्री। तो रिसीव करते समय क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यही लिखते हैं ना। ज़रा बताइए अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा गया था?
हैं 1 लाख या 1,20,000? 1,20,000 मांगा गया था। एक्सेस मनी कितना एडजस्ट हुआ था? 20,000। तो कितना बचा था? 1 लाख। तो यही 1 लाख रुपया मिलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन देखिए 1 लाख रुपया अब कैसे पाएंगे भैया? हैं अब कैसे पाएंगे? अब तो तकलीफ हो गई ना। क्यों हो गई? क्योंकि मिस्टर वाई जो कि 500 शेयर्स होल्ड किया था और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो कितने शेयर पे नहीं दे पाया? 500 शेयर पे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो कितने रुपए के रेट से? 3 रुपए के रेट से। 500 शेयर पे 3 रुपए के रेट से कितना नहीं दे पाया? तो इसी में से कितना माइनस होगा? ये क्यों माइनस होगा? क्योंकि यही पैसा नहीं दे पाया। यही पैसा, यही वजह होगा ना। बोलिए 1500। लेकिन 1500 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसका रीजन समझिए। वाई कितना शेयर होल्ड किया था? 500। उसने कहाँ फेल हुआ? अलॉटमेंट पे ही। क्या एक्सेस मनी एडजस्ट हो चुकी है? एक्सेस मनी जो था वो एडजस्ट हो चुका है? अभी हुआ नहीं है, हो ही रहा था कि तभी फेल हो गया। हमने कहा था कि अगर एडजस्ट हो जाए और उसके बाद फेल हो तब प्रोराटा का कोई रोल नहीं रह जाता है, जो कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, है कि नहीं? क्योंकि पिछले क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपने देखा था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया और वो फेल कहाँ हुआ? कॉल पे। तो एडजस्ट होने के बाद हुआ ना। और यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ही रहे थे कि तब तक वो फेल हो गया। तो कहाँ एडजस्ट हो पाया, है कि नहीं? तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि मिस्टर वाई कितना पैसा नहीं दे पाए। कितना पैसा? तो सोचिए मिस्टर वाई से कंपनी ने, यहीं बगल में अब उसकी वर्किंग दिखा देते हैं। मिस्टर वाई, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कंपनी ने ड्यू किया। ड्यू माने मांगा। किससे? ड्यू फ्रॉम वाई। वाई से कंपनी ने मांगा। किस पे? ऑन अलॉटमेंट। किस पे मांगे? अलॉटमेंट पे मांगे हैं। 500 शेयर पे कितने रुपए के रेट से? 1500 रुपया मांगा गया था। अब वाई क्या कहेगा कि हमें 500 शेयर आप दिए तो थे, 500 शेयर दिए हैं ना, लेकिन वाई कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था? ये वाई के पास जो शेयर है वो बताया है, लेकिन वाई एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए दिया था ये तो नहीं पता है ना। टोटल एप्लीकेंट्स कितने, जिसमें से अलॉटेड कितने? तो इसी 20,000 में से 500 किसका है? वाई का। तो वाई कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था ये तो नहीं पता है ना। क्योंकि हमें अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि वाई का सेपरेट, वाई का एक्सेस मनी कितना है, वाई का एक्सेस मनी कंपनी के पास कितना है, ये हमको निकालना पड़ेगा। टोटल एक्सेस मनी कितनी थी कंपनी के पास? 20,000 था ना। 20,000 था। तो ये इस 20,000 में वाई का नहीं होगा क्या? वाई का भी तो कुछ होगा। तो वाई का हमें एक्सेस मनी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाई का जितना एक्सेस मनी होगा उतना वाई यहाँ एडजस्ट करवाएगा कि नहीं? भाई वाई से जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगा गया 1500 रुपया तो वाई नहीं दे पाया। तो फिर वाई कहेगा कि भैया हमारा जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन वाला रोक कर रखे हो उसको यहाँ काटो। कटवाएगा कि नहीं कटवाएगा? तो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर। क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड शेयर। और अप्लाइड शेयर निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये टोटल शेयर कितना है? एप्लीकेंट्स वाले शेयर को ऊपर रख दीजिए, अलॉटेड को नीचे रख दीजिए, और यहाँ अलॉटेड कितना है? 500। उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना जीरो कटेगा? 4 जीरो से 500 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना? 1500 को 2 से काटेंगे कितना?
इसका मतलब वाई 750 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया था और कंपनी ने उसे सिर्फ कितने शेयर दिए? यही ना, वाई ने 750 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था और वाई को सिर्फ कितने शेयर मिले? तो एक्सेस मनी अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पर एक्सेस मनी अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे 750 शेयर के लिए एप्लीकेशन था, है कि नहीं? 500 शेयर दिया गया, तो फिर 250 शेयर्स पे 2 रुपये की रेट से 2 रुपये की 500 रुपया यही कंपनी एक्सेस मनी के रूप में रखी हुई है कि नहीं? तो ये 500 रुपया कटवा देगा कि नहीं? जब 500 रुपया यहाँ कट जाएगा तो बचेगा कितना? तो इसका मतलब वाई से 1500 रुपया मांगा भले ही गया था, लेकिन वाई फेल भी हुआ, बट 1500 के लिए फेल नहीं हुआ, 1000 के लिए। कितने के लिए? तो यहाँ पर हम 1500 नहीं माइनस करेंगे, कितना करेंगे? अब समझ में आ गया ना? बस यही कॉन्सेप्ट है प्रोराटा। अगर हम प्रोराटा को इग्नोर थोड़ा सा किए होते तो 1500 माइनस हो जाता, सिंपल केस। लेकिन हमें पता है कि यहाँ तो एक्सेस मनी अभी एडजस्ट हुई ही नहीं है, तभी वो फेल हो गया। और कैटेगरी किससे बिलोंग की थी उसकी? जो प्रोराटा अलॉटमेंट है उसी से। अगर यही इसकी कैटेगरी ऊपर से बिलोंग किया होता तब भी प्रोराटा कोई काम का नहीं रह जाता। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अलॉटमेंट पे टोटल पैसा केवल कितना मिला? कितना मिला? अब एक चीज़ यहाँ याद भी रखना होगा, अभी जब फॉरफिट करते समय लिखवाएंगे किसका किसका पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला लिखेंगे, काल का पैसा, तो अलॉटमेंट पे 1500 नहीं लिखना है, 1000 लिखना है। समझ में आ गया? इसके बाद हम कॉल की बात करेंगे, कॉल पे ड्यू करेंगे। बोलिए, जो एंट्री पीछे ड्यू की किए हैं वही यहाँ पर भी होगा, जो रिसीव की एंट्री पीछे किए हैं वही यहाँ पर भी होगा, सिंपल ही। ठीक है? कहें? क्योंकि कॉल का पैसा भी तो नहीं दिया है, हाँ, तब तो रिसीव कैंसिल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 500 शेयर पे 5 रुपए के रेट से 2500 नहीं दे पाएगा, लिख दे का? नहीं सर, हाँ, इतना सिंपल पूछेंगे तो पगला जाएंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से गुड़ा हो, कितने में का? बोलिए, अमाउंट लिखना है, किसमें का करने के अमाउंट आ जाए? फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप, ये तो बताए हैं। तो फॉरफिटेड शेयर कितना? फॉरफिटेड शेयर यहाँ कितना है? 500 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 10 रुपया। तो कितना आ जाएगा? 5000 हो गया। और फिर हमने बताया जिसका जिसका ना पैसा मिल पाए उसी का नाम, ये तो बोले हैं। तो किसका पैसा नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट। और किसका पैसा नहीं मिला? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? इस पे कितना नहीं मिला? तो 5000 में से कितना नहीं मिला? 5000 आपने मांगा जरूर था, लेकिन कितना पैसा नहीं मिल पाया? 3500। तो मिला कितना? 1500। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? कुछ भी हो तो बता दीजिए, यहाँ तक डाउट। इसके बाद क्या करेंगे? रीइशू। क्या करेंगे? रीइशू पे सेम वही चीज, 7 रुपये में रीइशू कर दिया। 500 शेयर्स को रीइशू किया कितने में? तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स पे कितने रुपए की रेट से कितना मिलेगा? अब 10 वाला शेयर कितने में रीइशू कर दिया? तो कई रुपया नहीं मिला, तो फिर उसको शेयर फॉर फीचर्स एडजस्ट करेंगे कि नहीं? शेयर फॉर फीचर 500 शेयर इंटू 3 इक्वल टू कितना? 1500। और 2 शेयर कैपिटल कितना?
5,000। कोई कन्फ्यूजन? इसके बाद किसकी एंट्री पास करते हैं? ट्रांसफ़र की। यहाँ का हो जाएगी नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि फॉरफिट करने पे फ़ायदा कितना, रीइशू करने पे लॉस कितना, जितना फ़ायदा उतना घाटा, बराबर कुछ भी नहीं, यही ना। और ट्रांसफ़र के लिए हमने बताया तभी ट्रांसफ़र होगा जब कुछ पैसा बचा रहेगा। समझ में आया? कहीं कुछ कन्फ्यूजन है? ये जो आपने अभी प्रोराटा पढ़ा, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं दिखाई? सपोज दैट शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू किया होता तो कुछ भी नहीं था, वही पुराना कॉन्सेप्ट केवल याद रखे रहिए कि प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है तो क्या वो प्रीमियम का पैसा दे पाया है कि दे दिया है, तो कुछ भी नहीं करना है। और नहीं दे पाया है तो यहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देना है। जितना शेयर फॉरफिट किया उतना शेयर इनटू जो रेट हो प्रीमियम का उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत, यही पूरा फुल कॉन्सेप्ट है। कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट किसी को है? होगा भी तो क्या कर लेंगे, पढ़ा तो दिए ही है, जो पढ़ाना था तो पढ़ा ही दिए हैं। अब कन्फ्यूजन भी होगा तो क्या करेंगे? जाइए घर पे रिवीजन करिए, घर पे पढ़िए, ना समझ में आए तो पूछिए, और क्या करेंगे? जान थोड़ी दे देंगे, हैं? कोशिश ही तो करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, फिर फ़ोनों को पूछ सकते हैं। और अड़ोसे पड़ोस में है तो कोचिंग चले आइए, है कि नहीं? तो ठीक है, अब इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट बनता है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारी तरफ से अब चैप्टर में कुछ बचा उचा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। अगर फिर भी आपकी किताब कोई बढ़िया निकल आए और अच्छा कॉन्सेप्ट फिर से कोई पैदा हो जाए तो ले आइए, उसको भी देखेंगे। नहीं तो कल से कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कल से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एडमिशन, है ना। क्योंकि शेयर सबसे इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप का एडमिशन सबसे इम्पोर्टेंट, और कैश फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट। तो कैश फ्लो तभी आप लोग जल्द ही पढ़े हैं। शेयर आज हो गया, अब शुरू करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे पार्टनरशिप का एडमिशन। फंडामेंटल, रिटायरमेंट डेट एंड डिसोल्यूशन नहीं, एडमिशन। चलिए नोट कर लीजिए।